तो रुपी हाल ही में काफी शार्पली डेप्रिशिएट हुआ है। इनफैक्ट ऑल टाइम लो को हिट कर गया है एट 88.8 टू अ डॉलर। अब आमतौर पे आप न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ोगे तो आपको जानने मिलेगा कि काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया से, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो इंडिया से विड्रॉ कर रहे हैं फंड, जिसकी वजह से रुपी शार्पली डेप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन ये एक सुपरफिशियल इनकम्प्लीट रीजन इसलिए है क्योंकि एक्चुअल में रुपी डेप्रिशिएट इसलिए हो रहा है कि इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो काफ़ी वीक है। अब सबसे पहले तो एक्सटर्नल सेक्टर का मतलब क्या है? वेल, हर वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ जो इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जोड़ती है, जैसे कि आप मानो ट्रेड, इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स, या फिर इन्वेस्टमेंट, इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है या इंडिया जो बाहरी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कर रही है, या फिर रेमिटेंसेज आप ले लो जो एनआरआईज इंडिया में भेजते हो, या इंडिया से कोई डॉलर्स बाहर जा रहे हो, या फिर बोरोइंग्स देख लो जो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कंपनीज बाहरी कंट्री से कर रही हो या फिर लेंड कर रही हो। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है वो इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जोड़ते हैं और इसीलिए ये एक्सटर्नल सेक्टर का एक भाग है। और ये सारी एक्टिविटीज के ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जो है, इसको टेक्निकल लैंग्वेज में, फैंसी लैंग्वेज में बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो हम इस वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ये जो डेटा है ये आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज करती है और हम जानेंगे कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे रुपी को इम्पैक्ट कर रहा है और हाल ही में रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की वजह से कैसे हो रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट अकाउंट डिस्कस करने से। सो रिमेंबर कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के दो पार्ट्स है, एक तो है करंट अकाउंट और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। इन शॉर्ट स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर करंट अकाउंट का नेट फिगर डेफिसिट में हो तो कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर कैपिटल अकाउंट नेगेटिव में हो तो करंट अकाउंट पॉजिटिव में होना चाहिए। अब करंट अकाउंट जो है उसके कंपोनेंट्स क्या है, जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस किया कि करंट अकाउंट में सबसे पहली चीज तो आती है ट्रेड। तो ट्रेड में दो तरह के हैं, एक तो है गुड्स ट्रेड और दूसरा है सर्विसेज ट्रेड। गुड्स में इंडिया हमेशा डेफिसिट में है क्योंकि इंडिया के इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से हमेशा ज्यादा रहे हैं। इंडिया के इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज्यादा रहे हैं। सो अगर अप्रैल मई जून महीने की बात करो तो इंडिया ने कुल मिला के करीब 181 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स किए हैं और करीब 113 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स किए हैं, जिसका मतलब है कि इंडिया ने गुड्स ट्रेड में अप्रैल मई और जून महीने में भी ऑलमोस्ट 68 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट किया है। ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है। सर्विसेज की आप बात करो तो इंडिया ने हमेशा से सर्विसेज में सरप्लस दिखाया है। इंडिया नेट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज है। तो सर्विसेज में अप्रैल में जून महीनों में इंडिया ने ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर्स के इंपोर्ट्स किए हैं और ऑलमोस्ट 97 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स किए हैं, जिसका मतलब ये है कि इंडिया का सर्विसेज में 48 बिलियन डॉलर्स का सरप्लस रहा है। तो नेट आप देखो तो ट्रेड में इंडिया ने ऑलमोस्ट 20 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट किया है गुड्स और सर्विसेज का मिला के अप्रैल मई और जून महीनों में। तो ये तो हो गया ट्रेड, जो कि करंट अकाउंट का एक पार्ट है जिसमें 20 बिलियन डॉलर्स का नेगेटिव नंबर है, डेफिसिट किया है। अब करंट अकाउंट का दूसरा पार्ट है ट्रांसफर्स। अब ट्रांसफर्स यानी कि रेमिटेंसेज, जो एनआरआई बाहरी कंट्री से इंडिया में फंड्स भेजते हो या इंडिया से कुछ डॉलर्स बाहर जा रहे हो। ट्रांसफर्स यानी कि रेमिटेंसेज में आप कुल मिला के नेट फिगर देखो तो वो पॉजिटिव 31 बिलियन डॉलर्स है। 31 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेज इंडिया में नेट बेसिस पे आए हैं अप्रैल मई और जून महीने में। एंड देन फाइनली थर्ड पार्ट है करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो है इनकम। यानी कि मानो इंडियन कंपनीज ने बाहरी कंट्रीज में इन्वेस्ट किया हो और वो इन्वेस्टमेंट पे डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम मिल रही हो तो इंडिया में वो डॉलर्स लाती है। सिमिलरली फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया हो और उनको डिविडेंड या इंटरेस्ट इनकम या कोई भी प्रकार का कंपेंसेशन मिल रहा हो तो वो बाहर अपनी होम कंट्री में ले जाती है। इसका जो नेट फिगर है वो अप्रैल मई जून महीने में नेगेटिव 13 बिलियन डॉलर्स का रहा है। यानी कि इंडिया से कुल मिला के डॉलर्स नेट में बाहर गए हैं। अब अगर मैं इसको समराइज करूं तो ट्रेड में रिमेंबर कि 20 बिलियन डॉलर्स में ट्रेड में 20 बिलियन डॉलर्स का घाटा हुआ है
फिर ट्रांसफर्स में करीब $31 बिलियन का मुनाफा हुआ, यानी $31 बिलियन इंडिया में आया है। और देन इनकम ऑलमोस्ट $13 बिलियन नेगेटिव में है। टोटल मिला के इसमें एरर्स और ओमिशंस का एडजस्टमेंट करके टोटल मिला के ऑलमोस्ट $2.4 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट को शॉर्ट टर्म में CAD बोलते हैं। तो कैड जो है CAD 2.4 बिलियन का डेफिसिट है। तो ये $2.4 बिलियन हमें कहीं से तो लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर नहीं लाए तो फिर हमें जो डॉलर्स है वो मार्केट से खरीदने पड़ेंगे रुपी को बेच के, और रुपी अगर बेचेंगे तो नेचुरली रुपी डेप्रिशिएट होगा। तो ये $2.4 बिलियन जो है वो अप्रैल मई जून महीनों में कहां से आए? वेल, ये आए कैपिटल अकाउंट से। अब कैपिटल अकाउंट में आप देखो तो इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आता है, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडिया में अपने फंड्स लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो या शॉर्ट टर्म के लिए हो, ये डॉलर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंपोर्टर्स को पेमेंट करने के लिए। तो अगेन जून महीने में आप FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप देखो, जो कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट है, वो ऑलमोस्ट $6 बिलियन का पॉजिटिव $6 बिलियन का आया था अप्रैल में जून महीने में। एंड देन FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, यानी कि स्टॉक मार्केट में इक्विटीज में जो इन्वेस्टमेंट आता है, वो नेट बेसिस पे आप देखो तो $1.6 बिलियन का अप्रैल में जून महीने में आया था। अच्छा, इसके अलावा हमारी कंपनीज जो है वो बाहरी कंट्रीज से बोरो करती है, जैसे मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जिसको लोन्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये जो लोन्स है वो ऑलमोस्ट $6 बिलियन के इंडिया में आए थे, ठीक है। और ये सारी फॉरेन करेंसीज में आते हैं लोन्स। तो वो डॉलर्स हमारे पास है, इंडिया के पास है, जो इंपोर्टर्स को पे करने के लिए इनडायरेक्टली पे यूज कर सकते हैं हम, राइट। सो ये लोन्स है। एंड देन बैंकिंग कैपिटल भी है। सो मानो फॉरेन बैंक्स इंडिया में डिपॉजिट कर रहे हो, या NRI डिपॉजिट्स है, फॉरेन करेंसी FCNR फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट जो है, तो ये भी बैंकिंग कैपिटल में आ जाती है। तो ये भी एक तरह से डॉलर्स है इंडिया में, जो हम यूज कर सकते हैं इंपोर्टर्स को पे करने के लिए। तो ये अप्रैल में जून महीने में नेगेटिव $1.5 बिलियन का रहा है। एंड देन देयर इज अदर कैपिटल, जो कि इन कोई कैटेगरी में नहीं आया है, कैटेगराइज नहीं होता, तो अदर कैपिटल में जाता है। वो ऑलमोस्ट $3.9 बिलियन नेगेटिव का है अप्रैल में जून महीने में। तो ये अदर कैपिटल में फॉर इंस्टेंस कोई शॉर्ट टर्म लीज ली हो या शॉर्ट टर्म लेंडिंग किया हो, तो ये अदर कैपिटल में नॉर्मली जा सकता है। इन सारों का आप अगर सम अप करो और एरर्स और ओमिशंस का एडजस्टमेंट कर दो, तो ऑलमोस्ट $7.7 बिलियन पॉजिटिव रहा है कैपिटल अकाउंट अप्रैल मई जून महीनों में, राइट। सो अगर मैं समराइज करूं तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है CAD वो नेगेटिव $2.4 बिलियन का रहा है, और कैपिटल अकाउंट जिसको मैं CA करूंगा, कैपिटल अकाउंट सरप्लस रहा है CAS, वो $7.7 बिलियन का रहा है। कुल मिलाकर अगर आप देखो तो नेट $4.5 बिलियन का अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव रहा है, ठीक है, जो एक पॉजिटिव चीज है। अब ये 4.5 बिलियन डॉलर्स कहां जाएंगे? ये 4.5 बिलियन डॉलर्स जो एक्सेस है इंडिया के पास, वो जाएंगे RBI के फॉरेक्स रिजर्व में। तो अभी इस डेट के हिसाब से अगर आप RBI की वेबसाइट पे फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा देखोगे तो RBI के पास ऑलमोस्ट $702 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि काफी अच्छी बात है। इकोनॉमिस्ट के हिसाब से इंडिया के पास ऑलमोस्ट 11 मंथ्स का इंपोर्ट इंडिया कवर कर पाए उतने फॉरेक्स रिजर्व होने चाहिए। तो $702 बिलियन काफी कंफर्ट देता है इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर को। पर ये अप्रैल मई और जून महीने की बात है। सो जुलाई, अगस्त और सितंबर में नेचुरली अभी जो 50% टैरिफ लगा है इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे, जो US ने लगाया है, फिर हमारे जो वीजा H1B वीजा होल्डर्स है जिसपे फीस बढ़ाई है $1 लाख जितनी, तो ये जो है इसमें रिस्क ये है कि रेमिटेंसेस इंडिया में आगे जाके कम हो सकते हैं। आप देखो तो रेमिटेंसेस ये 3 महीनों में ऑलमोस्ट $38 बिलियन थे, जो कि हमारे मर्चेंडाइज गुड्स का जो मर्चेंडाइज गुड्स डेफिसिट जो है $68 बिलियन, उसका ऑलमोस्ट आधा मर्चेंडाइज और सर्विसेज मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज गुड्स का जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है उसका आधा जो है वो रेमिटेंसेस कवर करता है। तो रेमिटेंसेस काफी बड़ा भाग है हमारे करंट अकाउंट का, और हो सकता है कि H1B वीजा फी बढ़ाने के बाद आगे जाके रेमिटेंसेस कम हो जाए, और एक्सपोर्ट्स तो हमारे कम होंगे ही 50% टैरिफ बढ़ाने के बाद। तो करंट अकाउंट डेफिसिट को काफी ज्यादा झटका लग सकता है आगे जाके
इसीलिए आप देखो तो हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि करंट अकाउंट अगर डेफिसिट में जाएगा आगे जाके, उसको फंड तो कहीं से करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि एफडीआई और एफपीआई फंड कर सकते हैं, लेकिन एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो है वो तो हैवी सेलिंग कर रहे हैं अभी बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज और ऑल्सो बिकॉज ये टैरिफ टेंट्रम्स जो है वो चल रहे हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर सेल कर रहे हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी जो है वो रुपी इन एडवांस सेल करते हैं बिकॉज मार्केट जो है वो फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो अभी से जो स्पेकुलेटर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स है वो भी रुपी सेल करते हैं इवन बिफोर द एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ दीज टैरिफ्स या फिर एक्चुअल इम्पैक्ट ऑफ द वीजा फी हाइक, H1B वीजा फी हाइक टेकिंग प्लेस। इसीलिए रुपी शार्पली डेप्रिशिएट हो रहा है। तो ये जो सारे डायनामिक्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, यानी कि ट्रेड, रेमिटेंसेस, इन्वेस्टमेंट फ्लोज या फिर हमारे बोरोइंग्स, ये सारा ट्रैक करने से हमें पता चलता है कि हमारा कौन सी चीज का मूवमेंट जो है वो हमारे रुपी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो इसमें हमने देखा कि ट्रेड, मर्चेंडाइज ट्रेड में डेफिसिट है। हालांकि सर्विसेज ट्रेड कुछ हद तक बफर कर रहा है हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड का डेफिसिट, लेकिन फिर भी $20 बिलियन का डेफिसिट इंडिया का रहा है अप्रैल में, जून महीने में, और वो शायद बढ़ सकता है जब फ्रेश डेटा सितंबर तक का निकलेगा। तो वो डेफिसिट जो है वो शायद बढ़ सकता है। सेकंड, रेमिटेंसेस भी कम हो सकते हैं। अभी हाल ही में वीजा फी हाइक इफेक्ट रहा है, तो शायद जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्वार्टर नहीं, लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसका इम्पैक्ट शायद दिखना चाहिए या नेक्स्ट ईयर दिखना चाहिए। रेमिटेंसेस कम हो सकते हैं। ये सारी चीजें। और एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ नहीं रहा है। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ा वीक चल रहा है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, वो अपने फंड्स वापस ले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वीक है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स तो कभी भी अपने पैसे सेल करके, फंड सेल करके अपने होम कंट्रीज ले जा सकते हैं। आज इन्वेस्ट किया और कल ले गए, तो थोड़ी सिचुएशन एक्सटर्नल सेक्टर में वीक है। पॉजिटिव पॉइंट यह है कि आरबीआई के पास $702 बिलियन है अप्रैल में, जून महीने में। कैपिटल अकाउंट में सरप्लस था, तो आरबीआई ने लाइकली वो एब्जॉर्ब किया होगा, वो डॉलर से अपना जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ाया होगा। वो पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि रुपी शायद ज्यादा डेप्रिशिएट होने से अगर आरबीआई को रोकना हो तो इस फॉरेक्स रिजर्व को आरबीआई बेच के रुपी को स्टेबलाइज कर सकते हैं मार्केट में। हालांकि अभी लग रहा है कि आरबीआई रुपी को वीकन होने दे रही है, क्योंकि आरबीआई को थोड़ा एक्सपोर्टर्स को फायदा शायद देना हो, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट होगा तो एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा बहुत एटलीस्ट उसको कंफर्ट मिले, उसको एक बफर मिले, एक कुशन मिले एक्सपोर्टर्स को। तो आरबीआई थोड़ा वीक होने दे रही है, लेकिन कभी भी आरबीआई को अगर ये फॉरेक्स रिजर्व है वो यूज करके रुपये को स्टेबलाइज करना है तो कर सकती है। तो ये हो गया डिस्कशन, थोड़ा लंबा डिस्कशन रहा है हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का, लेकिन आई होप कि ये क्लैरिटी आपको मिली हो ये सब डायनामिक्स देखने से। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए हैव अ गुड वीकेंड।